नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। दोस्तों, हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 1100 प्लस क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 121 से चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं हम लोग। मैं आपको चर्चा कर रहा था, याद होगा लास्ट क्लास के अंतर्गत कि हमने देखा था कि ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से भी आजकल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उनके अंदर कौन कौन से विषय कौन सी सूची में है, उनके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 जो है वो इसी से संबंधित है, विषयों से संबंधित है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है इनको देखें। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? जानवरों के प्रति क्रूरता। दोस्तों, जानवरों के प्रति क्रूरता संबंधी बात जो है समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची के अंदर दोनों में न होकर के जानवरों के प्रति, वन एवं वन्य जीवों की बात और जो है समवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति क्रूरता के संबंध में जो कानून है, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, कोई भी इसको बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची में देखो, पुलिस राज्य सूची का विषय है, आपराधिक मामले रेडियो टेलीविजन केंद्र सूची का, विदेशी मामले केंद्र सूची का है। तो आपराधिक मामले जो है इसका आंसर समवर्ती सूची में आ जाएगा। आपराधिक मामलों पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन कौन सी बातें? देखो, जनसंख्या पर नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची में है। प्रति व्यक्ति कर लगाने की जो बात है, ये प्रति व्यक्ति कर लगाने की जो बात है ये केंद्र सूची में। निखात निधि, ये इंग्लिश शब्द देखना पड़ेगा। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं, यानी ये समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका आंसर साफ साफ स्पष्ट हो जाता है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में इसका उल्लेख दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची में सुमेलित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये दूसरी अनुसूची में न होकर के चौथी अनुसूची में, तो यही सुमेलित नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम यानी 10वीं अनुसूची में है। तो दल बदल का उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में है। ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, दूसरी में नहीं है। इसमें तो वेतन भत्तों की बात की गई है। और जनगणना संघ सूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में। ये बाकी की बातें प्रॉपर मैच हैं, सही हैं। जो गलत है वो हमको छांटना है। तो गलत क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये दूसरी अनुसूची जो दे रखा है ये गलत है। एक्चुअली ये दूसरी अनुसूची में न होकर के कौन सी में है? चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। रक्षा केंद्र में है, पुलिस राज्य में है, कृषि भी राज्य में है। शिक्षा, पहले शिक्षा जो थी ये शिक्षा केंद्र सूची का राज्य सूची का विषय होती थी, लेकिन शिक्षा को अब किस में शामिल कर दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। अतः समवर्ती सूची में आ गया है शिक्षा संबंधी विषय। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट बात करें हम, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। कौन से संविधान संशोधन? मैंने अभी भी बताया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संशोधित करके जो है राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करें, 127 भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ये भी 42वां ही है। ये आपको ध्यान होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन, मापतोल वगैरह जो है, शिक्षा, वन्यजीव, ये सारे किसमें
शामिल किए गए संवर्ती सूची में। जो पहले राज्य सूची में होते थे, राज्य सूची में जो 66 विषय थे उनमें से 5 विषयों को घटा करके 47 जो संवर्ती सूची में होते थे वो तो हो गए 52, और राज्य सूची में जो 66 होते थे वो घट करके कितने हो गए 61, क्योंकि 5 को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करें हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है, वन बिल्कुल संवर्ती सूची में है, शेयर बाजार संवर्ती सूची में नहीं है बल्कि ये केंद्र सूची के अंदर आता है, तो ये सुमेलित नहीं है। डाकघर बचत बैंक जो है संघीय सूची में आता है, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। और हमको क्या पूछना है, जो सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है उसको चयन करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, शेयर बाजार संवर्ती सूची, यानी शेयर बाजार संवर्ती सूची में नहीं होकर के ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें हम, सुमेलित कीजिए सूचियों की सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही केंद्र सूची वाले मुद्दा है। तो पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। देखो ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची में है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। जनगणना जो है केंद्र सूची में है, हमने पढ़ चुके हैं। पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। तो अवशिष्ट सूची का विषय क्या हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आप लोग इनको कर पाएंगे। विभिन्न जो तीनों सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के बारे में हम लोगों को उनके विषयों को थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे देखना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से चीज़ों को जब पढ़ते समय हम देखेंगे कि केंद्र सरकार किस पे कानून बना रही है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में कौन सी चीज़ें हैं, राज्यों के नियंत्रण में कौन सी है, संवर्ती में कौन सा आएगा, हम इनको देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अनुभव के आधार पर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ए में 3, बी में 1 और सी में 4 और डी में 2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। देखिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान हैं, ये शिक्षा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सबसे जुड़ी है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय यानी पंचायत और नगर पालिकाओं से भी है, 5वीं अनुसूची में भी जो 5वीं 6वीं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र वगैरह इनसे भी शिक्षा संबंधी बातें हैं। 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, इन सब में इसका उल्लेख है। तो ये 1 से 5 तक सभी होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं 1 से 5 तक है क्या, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। ये सभी में ही इसका उल्लेख है। आप इन सबको सूचियों को पढ़ के देखेंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनमें उल्लेख मिल जाएगा। जैसे ग्रामीण पंचायतों के प्राइमरी एजुकेशन को 29 विषयों में शामिल किया गया है। इसी तरह से शहरी प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको 18 विषयों में, नगर पालिका के अंडर में जो स्कूल आते हैं नगर निगम के, उनके अंडर में भी शिक्षा दी जाती है। तो ये इस तरह से चीज़ें की गई हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। तो पाँचों की पाँचों इसका आंसर हो जाएगा। वित्तीय भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय अनुसंधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, अच्छा फिर से दोबारा ये रिपीट हो गया, वही दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। जो संघ सूची का विषय नहीं है वो आंसर देना है हम लोगों को। देखो बैंकिंग पे राज्यों का कंट्रोल नहीं है, बैंकिंग पे सेंट्रल का कंट्रोल है। दूसरा अपन बात करें बीमा जो होता है, बीमा पे भी सेंट्रल का ही कंट्रोल होता है। जनगणना पे तो सेंट्रल का ही कंट्रोल होता है।
गैस पे, जो गैस का प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है उस पर तो कंट्रोल सेंट्रल का होता है, उस पर टैक्स सेंट्रल लेती है, लेकिन जब प्राकृतिक गैस एलपीजी वगैरह बेची जाती है तो उस पर जो विक्रय कर लिया जाता है वो राज्य का लिया जाता है। तो यहाँ पर इनकी ये तो प्योरली, ये जो तीनों हैं प्योरली सेंट्रल की हैं, ये थोड़ा सा राज्यों के प्रभाव में आता है। तो ये आंसर हो जाएगा गैस। कौन सा हो जाएगा? गैस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बदल दिए हैं। संघ सूची में देखो, रक्षा मामले संघ सूची का विषय है, वैदेशिक मामले संघ सूची का विषय है, रेलवे भी संघ सूची का विषय है, लेकिन कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय। तो आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि राज्य सूची का विषय न कि संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची का विषय कौन सा है? देखिए, शिक्षा संबंधी सूची में है, विद्युत, ये विद्युत भी जो है संबंधी सूची के अंदर आती है, और वन है ये भी संबंधी सूची में आता है। रेलवे पुलिस एक ऐसा है जो कि रेलवे पुलिस जो है ये संबंधी सूची में नहीं आती, ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में रेलवे की सुरक्षा, रेलवे लाइन वगैरह की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन सुरक्षा वगैरह, ये जो है ये मुद्दा राज्य पुलिस के अंडर में ही आता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस, निगम कर नहीं है राज्य सूची में, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ये सेंट्रल का है, जनगणना सेंट्रल के, आर्थिक सामाजिक नियोजन ये भी सेंट्रल का है। ये रेलवे पुलिस वाला आंसर ही इसमें होगा। सेम क्वेश्चन है पहले जो पूछा हुआ। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? कर लगाने संबंधी 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। देखो बेटा, कर लगाने संबंधी जो शक्तियां हैं या तो वो केंद्र सूची में या राज्य सूची में या संबंधी सूची में। केंद्र सूची, राज्य सूची या संबंधी सूची का उल्लेख जो है कौन सी अनुसूची में है आपको पता ही है, 7वीं अनुसूची में। क्या आंसर हो जाएगा? 7वीं अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार का मामला जो है, ये भूमि सुधार का मामला किससे संबंधित है? क्वेश्चन भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। संघ सूची, संबंधी सूची, राज्य सूची। भूमि सुधार संबंधी जो मुद्दे हैं ये किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भूमि सुधार का मुद्दा किससे संबंधित है। भूमि सुधार पर जो कानून बना सकता है वो राज्य सरकारें बनाती हैं, राज्य सरकारों की हिसाब से ही किया जाता है। तो ये बेसिकली राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार जो है, भूमि, कृषि वगैरह जो है ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 10वीं अनुसूची में है ये। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंततः एकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंततः को एकृत किया जा सकता है? आप बताइए। आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची तक तो मतलब नहीं है, 5वीं और 6वीं अनुसूची का इससे लेना देना है। 9वीं अनुसूची जो है ये आपको पता ही है, ये भूमि सुधार यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन से रोकने वाला जो कानून है वो है। और ये 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? 5वीं, क्योंकि ये अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में खनन वगैरह संबंधी जो उल्लेख है वो हमारे 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये 3री, 5वीं, 7वीं, वही 5वीं में है। किसमें है? 5वीं अनुसूची
के अंदर पांचवी और छठवीं अनुसूची में आपको ध्यान है, मैंने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेटों के लिए प्रावधान है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए पांचवी अनुसूची में उल्लेख है। तो वहाँ के प्रशासन संबंधी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध, यानी कि वहाँ पर खनन वगैरह की गतिविधियाँ, वन उत्पाद वगैरह, इन सब के बारे में जो कानून बनाने की शक्तियों के बारे में जो उल्लेख है वो पांचवी अनुसूची में है, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमारा आंसर था। भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए हैं, बस यही आंसर है दोस्तों। राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए नहीं, पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार और दायित्वों का कोई लेना देना नहीं, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण नहीं। अनुसूचित जाति जनजातियों से ही संबंधित मुद्दा पांचवी और छठवीं अनुसूची में है। आप लोग देख सकते हैं आराम से, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती है? अनुसूची 6 मैंने अब नाम बताया था, असम में लागू होती है, मिजोरम में, मेघालय में और त्रिपुरा में। इनके अलावा और है तो नाम हटा दीजिए। असम है, मेघालय, त्रिपुरा, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट बात करें हम लोग, अगला है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते? त्रिपुरा में लागू होते हैं, सिक्किम में किस राज्य में लागू होते हैं? सिक्किम में लागू नहीं होते, इसमें नहीं होते, त्रिपुरा में लागू होते हैं। केवल ए आंसर होगा दोस्तों। अभी बताया, सेम क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय? संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों से संबंधित है, उसमें 29 विषय हैं और 12वीं में 18 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम उद्देशिका से संबंधित। उद्देशिका का क्वेश्चन हम देखें तो आर्टिकल 146 क्या कह रहा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डेट को हमने हटा दिया है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। आपको याद होगा कि ये हमारी प्रस्तावना है, हमारी संविधान की प्रस्तावना है। ये पूछना चाहता है कि कौन सी डेट को ये एतद द्वारा जो है अधिनियमित आत्मर्पित की गई है। तो ये कौन सी डेट को की गई दोस्तों? इसका उल्लेख किस में है? कौन सी डेट को की गई है? ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित या आत्मार्पित की गई है, जिसको 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। प्रस्तावना में लिखा हुआ साफ साफ, आप लोग खुद भी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप सब लोग इससे परिचित हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 को ही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यानी भारतीय संविधान उस समय कैसा था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? आप बताइए दोस्तों। आप लोगों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ये पूछना चाह रहा है कि मूल संविधान जब आज़ाद हुआ, जब देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे प्रस्तावना में कौन से शब्द थे? प्रस्तावना में कौन से शब्द थे? आपको पता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जो है हमारे संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं। तो उससे पहले ये मूल संविधान की बात कर रहा है। तो देखो, पंथ निरपेक्ष शब्द पहले नहीं था मूल संविधान में, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो शब्द है ये पहले से ही था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द भी पहले से था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये दोनों ही शब्द मूल संविधान में नहीं थे। तो आंसर 1 या 2 में से होगा। अब इसमें भी देखो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी सी, ये ज़्यादा मोस्ट करेक्ट होगा। ये दोनों ही शब्द उसमें मूल संविधान में मूल प्रस्तावना के अंदर शामिल थे। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका आंसर हो जाएगा सी।
क्या आंसर होगा दोस्तों? सी आंसर होगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, उनके विचार, उनका उद्देश्य किसमें प्रतिबिंबित होता है दोस्तों? उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ये साफ साफ है, यानी हम वो भारत के संविधान निर्माता भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे, जो अभी अभी हमने बताया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्म, ये राज्य जो बनाने की बात है ये उद्देशिका में ही है। तो संविधान निर्माताओं के जो मस्तिष्क का जो विचार था वो किसमें दिखाई देता है? वो उद्देशिका में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत के संविधान के क्रम में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। देखो, इसमें न्याय बाद में था, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए जैसा प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमारे समानता शब्द का प्रयोग है। पहले है समानता, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समानता, फिर इसके बाद में है क्या कहना चाहता, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दोबारा से समझें, टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, अच्छा, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख इसमें किया गया है। तो देखो, न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और 3 प्रकार के न्यायों की बात है। 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के। ये तो हो गए 3। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसी तरीके से समानता आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की गई है, 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की। और भ्रातृत्व जो है, भ्रातृत्व शब्द का एक ही सेंस में है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3, 5, 2, 1। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा है। मैं भी क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? कितने प्रकार के तो न्यायों का उल्लेख है, यानी न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात। स्वतंत्रता की बात की है तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। समानता की बात देखें तो सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करी है यहाँ पर, और 2 प्रकार की। और भ्रातृत्व एक ही सेंस में, भ्रातृत्व के प्रकार नहीं होते। तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा, ना कि 1 प्रकार का क्या है न्याय नहीं, 3 प्रकार के न्याय। तो इस न्याय से ही ये क्लियर हो जाएगा, न्याय और इससे ही ये क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी न्याय संबंधी या स्वतंत्रता संबंधी या समानता संबंधी कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, वो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर आ जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। क्या क्रम होगा दोस्तों? यानी हमारे इसमें किस क्रम में इनको जमाया गया है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, सार्वभौमिक शब्द सबसे पहले आएगा, तो तीसरा, पहले नंबर पे तीसरा आ गया, यानी ए बी सी में से कोई सा होगा। फर्स्ट पे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक।
दूसरे नंबर पे हम बात करें सत्ता संपन्न समाजवादी, सत्ता संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, सार्वभौमिक सार्वभौमिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं। फिर इसके बाद में समाजवादी शब्द आएगा, फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर समाजवादी आएगा, फिर समाजवादी के बाद तीसरे नंबर पर धर्मनिरपेक्ष आएगा, फिर इसके बाद में चौथे नंबर पर आएगा प्रजातांत्रिक। कौन सा आएगा? प्रजातांत्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रम के हिसाब से 3 1 3 1 4 2, 3 3 1 4 2, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन को, देखो इसको थोड़ा सा समझें, ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा गहराई से पूछ लिया कि आपकी जो प्रस्तावना है, आप प्रस्तावना को पढ़िए, प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले आया है, कौन सा बाद में, उनका क्रम क्या है। तो ये 4 शब्द दे दिए हैं, इन 4 शब्दों का क्रम पूछ रहे हैं कि जो ये 4 शब्द है प्रस्तावना में किस क्रम में है। तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रस्तावना पढ़ी है, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रस्तावना आई थी, उसी को लेके चलते हैं तो आपको देखो क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण का मतलब यहाँ सार्वभौम से ही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण शब्द यानी सार्वभौम शब्द सबसे पहले आ गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? समाजवादी शब्द आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? पंथनिरपेक्ष शब्द आ रहा है। फिर उसके बाद में लोकतांत्रिक शब्द आ रहा है। तो यही शब्द तो हमको, एक तो है सार्वभौम शब्द, और वैसे कहीं पे भी नहीं है, सार्वभौम शब्द कहीं पे भी नहीं है। तो सार्वभौम शब्द की जो बात है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ इस शब्द में छुपी हुई है। तो पहले नंबर पे तो सार्वभौम आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर सार्वभौम, दूसरे नंबर पर समाजवादी, तीसरे नंबर पर पंथनिरपेक्ष और चौथे नंबर पे लोकतांत्रिक। तो वही बात मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि पहले नंबर पे सार्वभौम, दूसरे नंबर पे समाजवादी, तीसरे नंबर पे धर्मनिरपेक्ष और चौथे नंबर पे प्रजातांत्रिक। तो क्या सेट हो गया? 3 3, पहले नंबर पे 3 था, दूसरे नंबर पे कौन सा है? समाजवादी है, तो समाजवादी का नंबर क्या है? 1। और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या है? धर्मनिरपेक्ष का शब्द है क्या? 4। और फिर उसके बाद में लास्ट में चौथे नंबर पे कौन सा था? प्रजातांत्रिक का नंबर क्या है? 2। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना होगा, उलझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना के अंदर इन शब्दों का जो क्रम है उस क्रम के अनुसार जमाना है, और उस क्रम का नंबरों को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नंबरों को दे रखा है, तो नंबरों के अनुसार सेट करना है। जैसे मैंने बताया कि प्रस्तावना के अंदर पहले नंबर पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है, तो संपूर्ण यानी सार्वभौम आ गया। सार्वभौम के साथ में समाजवादी दूसरे नंबर पे आ गया, समाजवादी के साथ में तीसरे नंबर पर धर्मनिरपेक्ष आएगा, तो और चौथे नंबर पे प्रजातांत्रिक आएगा। तो यहाँ पर पहला जो है, पहले नंबर पर कौन सा था? सार्वभौमिक का नंबर क्या है? 3, तो पहला नंबर पे 3 आ गया। दूसरे नंबर पे कौन सा है? समाजवादी का नंबर क्या है? 1, तो 1 आ गया। फिर इसके बाद में जो तीसरा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष का नंबर क्या है? 4, तो 4 आ गया। और लास्ट में कौन सा है? चौथे नंबर पे प्रजातांत्रिक शब्द या लोकतांत्रिक शब्द, ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या आ गया? दूसरा शब्द आ गया। अभी हम पिछले क्वेश्चन पे भी एक बार वापस चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख है। अभी देख लो, हम प्रस्तावना हम आपके सामने बोर्ड पे मिल जाएगी, अभी हमने लिखी हुई है, तो इसमें देख लीजिए। आप देखिए, न्याय की बात कर रहा था, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने हो गए? 3 प्रकार का। तो न्याय तो हो गया 3 प्रकार का, और वहीं स्वतंत्रता 5 प्रकार की बता था। 5 प्रकार की कौन कौन सी है? विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात हो रही थी। और वहीं स्वतंत्रता हो गई, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, तो ये जो समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी समानता कितनी हो गई? 2 प्रकार की हो गई।
तो इस प्रकार से, और भ्रातृत्व शब्द, बंधुता शब्द केवल एक ही बार है इसके अंदर। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों जो हम लोग पहले उसको पिछले क्वेश्चन में जो हम कर रहे थे कि वो कितने बार शब्दों का प्रयोग हुआ है, कितने। न्याय हमने कहा था 3 बार, स्वतंत्रता 5 बार, समानता 2 बार और भ्रातृत्व 1 बार। ये भी क्वेश्चन आपका और बेटर तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्रम के अनुसार जो प्रस्तावना में इनका उल्लेख है उसके बारे में यहाँ पर किया गया था। ये भी बात आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। इस प्रकार से प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। प्रस्तावना को कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। एक बार आरएस का इंटरव्यू स्टेट पीसीएस जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके इंटरव्यू में मेरे से प्रस्तावना पूछी थी। तो प्रस्तावना पढ़ के जो पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए वो आपको बतानी होती है। प्रस्तावना का क्या दर्शन है, प्रस्तावना पर निश्चित रूप से आपसे इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए, उसकी गहराई को समझते हुए आप लोग करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। दोस्तों 150 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इससे आगे क्वेश्चन की जो भी परीक्षण है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।